Hi, so again, welcome to channel Bio Girl Study with me and जैसे कि हम लोग अगर बात करें तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर दिया है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों ही साथ में पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसीलिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पहले मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ाया हुआ है। सो मेरा क्राइटेरिया ये है, जैसे कि मैं आगे वाले भी वीडियो में बता के आ रही हूँ, अगर आप मेरे सीरीज़ को इस लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को फॉलो करते आ रहे हैं और मेरे साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में सिर्फ रीड नहीं कर रही, मैं चाह रही हूँ कि आपको याद हो जाए। मैं वहाँ पे आपको मेंशन करती हूँ कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है और कौन सी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जा सकती है। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करते हुए चल रही हूँ और जो कि मुझे लगता है कि डिस्कस होनी भी चाहिए, ठीक है। सो जो यहाँ पर आता है, हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ी, उसके मैंने आपको डिजिटल नोट्स भी प्रोवाइड किए। उसके साथ साथ वो हमें जो है वो वेट अ मिनट, उसके साथ साथ अगर हम ट्राई करें तो ह्यूमन मैंने डिजिटल नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसके मैंने ऐसे प्रोवाइड किए कि आपको टॉपिक वाइज मैंने प्रोवाइड किए कि मलेरिया का अलग है, एड्स का अलग है, और शायद मैंने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है उसको फिर मैंने पूरा कंबाइन करके भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। सो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो इसके पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो उसमें भी जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ये सारे टॉपिक जो होते हैं वो बहुत याद करने की ज़रूरत है। हम वो चैप्टर पहले उठा रहे हैं जैसे मैं अदर अपने लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में बोलती चली आ रही हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनको आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत है, और मैं उन चैप्टर को पहले ला रही हूँ जो आपको लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा याद करना है, कि ऐसी बहुत ही मैक्सिमम लाइन आपको मिलेंगी, मिनिमम वाली लाइन मिलेंगी कि आपको ऐसा हो कि वो लाइन आपको नहीं इम्पॉर्टेंट है। ऐसे चैप्टर मैं पहले ला रही हूँ, ऑलमोस्ट पूरी एनसीईआरटी लगती है कि इम्पॉर्टेंट है उस चैप्टर की, तो वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, एवरीथिंग इम्पॉर्टेंट, इम्यूनिटी ले लो, जितनी भी डिसीजेज़ ले लो, एड्स ले लो, उसके बाद आपका जो भी कैंसर ले लो, सारी ही टॉपिक उसमें इम्पॉर्टेंट है। और चाहे बोर्ड्स की बात करें या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, उसमें ये सारे क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करें तो ह्यूमन फिजियो का अच्छा खासा वेटेज हर जगह पे आता है। वैसे ही ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड आफ्टर दैट स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में आप मेरे साथ पढ़ के आ रहे होंगे तो आप ये सारी चीज़ें रिकॉल भी कर पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने इस वजह से मैं पार्ट्स में वीडियो डाल रही हूँ। मैं चाहूँ तो मैं एक दिन में पढ़ा दूँ, ठीक है, लेकिन मैं पार्ट्स में वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे एनसीईआरटी को सिर्फ रीड नहीं करना है, हमें एनसीईआरटी को याद करते हुए चलना है, कि हमें एनसीईआरटी याद होनी चाहिए बेसिकली। तो अगर एक साथ मैं उतना पढ़ा दूंगी तो ना आप पढ़ पाओगे, ना मैं उतना अच्छा पढ़ा पाऊंगी। एक साथ जब चैप्टर पढ़ेंगे और ना उतना अच्छा रिवाइज हो पाएगा। तो जितना आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, जितना एक लेक्चर देखने में, एक नोट्स बनाने में आप टाइम दे रहे हो, उसके बाद आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आपके नोट्स और आपकी एनसीईआरटी जो इम्पॉर्टेंट है, आपका अच्छा खासा गैप दे देती है एनसीईआरटी, उसमें मेंशन करिए, हाईलाइट करिए, और जितनी बार एनसीईआरटी को आप खुद से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपका बायो जो है वो सेटल रहेगा, ठीक है। इसमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जस्ट एक बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए कि ये वाला जो मंथ है इसमें आपके अदर भी सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, ठीक है, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जो चीज़ें आ रही हैं और जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से मत लीजिए कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यू हैव टू मेक अ वन टाइम टेबल, और उसमें क्या कर लीजिए कि ये वाला जो मंथ है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं ये एक आपके जितने भी हैं सब्जेक्ट्स हैं वो आपका एक यूनिट डिवाइड कर देते हैं। एक क्राइटेरिया ही अलग है। जैसे कि बायो में अगर हम बात करते हैं तो आपका बॉटनी सेक्शन है, देन आपका ह्यूमन फिजियो है, देन आपका जेनेटिक पार्ट है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से बना लीजिए। ऑर्गेनिक में अगर बैठ रहे तो अगर आप जेनेटिक ही पढ़ेंगे तो आपका मॉलिकुलर से आप शुरू करेंगे, अगर आप इन सारी चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो आपका बेस बनता जाएगा, देन आप बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल सारी चीज़ें एक साथ कवर कर लेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट बैठता है। जैसे अगर आपने ह्यूमन फिजियो शुरू करिए तो ह्यूमन फिजियो ही उस महीने में रिवाइज करिए। वैसे ही केमिस्ट्री का तो मेरा कुछ है नहीं, बट हाँ अगर यहाँ पे टाइम टेबल की बात करी जा रही है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ट्राई करिए कि एक महीने में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर से रिवाइज करूँगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहा है, उसके साथ ह्यूमन फिजियो रिवाइज कर रहा है। 1 घंटा 2 घंटा निकालिए, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट आपको आता है, सबको पता है, आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए बोला गया है। एक टॉपर बंदा होता है और जो निकालता है वो आपने सुन रखा होगा, बहुत बच्चे देखने जाते हैं इंटरव्यू एंड ऑल, सबने देखा होता है, रील्स में आ जाता है स्क्रॉल करते हुए कि मतलब कैसे किया। तो बायो में सिर्फ एक ही बात आती है, मैंने 5-6 बार, कोई 10 बार मैंने एनसीईआरटी रीड करी है। तो आप जो चीज़ हो सकती है, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और उसमें ये चीज़ हो सकती है कि आप एनसीईआरटी एटलीस्ट तो कई बार रीड कर सकते हो, तो यू हैव टू ट्राई दिस। ऐसे होता है कि एनसीईआरटी खुद से नहीं रीड करी जा रही होती, खुद से नहीं याद हो रहा है, बायोगर्ल स्टडी विद मी पे आइए, सर्च करिए और एक बना लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट बनाए दे रही हूँ कि ये ह्यूमन फिजियो की लिस्ट है, आपके 4-5 वीडियो में पूरी एनसीईआरटी कवर हो रही है, उसमें सिर्फ आपको याद ही कराया जा रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मैं एक पूरा बनाए दे रही हूँ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देख लीजिए। आपका महीने भर में अगर हर एक चैप्टर पे मैं 4-5 दिन लगा रही हूँ और डेली के डेली मैं लाती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाए, जिससे कि बच्चों को थोड़ा सा चीज़ें हेल्प करें। तो जब मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ तो आप भी कोशिश करिए कि अगर मैं मान लीजिए मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वो थोड़ा सा बड़ा है तो वो 6-7-8 दिन में पूरा हुआ, वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा है 3 दिन में पूरा हो गया, तो आपका ह्यूमन फिजियो मैं कोशिश करूँगी कि इस तरीके से वो प्लेलिस्ट फॉर्म हो जाए कि अगर आप रिवाइज करने बैठे तो 1 महीने में आप पूरा रिवाइज कर पाएँ। अब रह गई डिजिटल नोट्स की बात की, आज मैं बात कर रही हूँ इस वजह से क्योंकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग ऑब्वियसली पढ़ते ही हैं, मैं ज़्यादा हर वीडियो में बात नहीं करती, बट रिप्रोडक्टिव जो मैं डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करी वो मेरे शॉर्ट्स पे प्रोवाइड हो रहा है। अगर आप यहाँ पर आते हो, आप पढ़ रहे हो, आप आफ्टर डैट आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी ना मुझे अब याद हो गई है, अब मुझे रिवाइज़ की चीज़ें चाहिए कि मुझे इतना पूरा रीडअप ना करना पड़े, जो इम्पॉर्टेंट है उनको मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा देख पाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मुझे डिजिटल नोट प्रोवाइड कर दीजिए, 1 पेज नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज दूंगी, आप उससे प्रिंट आउट करा लीजिए। और जैसे कि हो गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, उसका पूरा एक चार्ट है, अगर मैंने उसमें मलेरिया इनका एड्स का अलग से दे रखा है, दैट्स मीन क्या है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उनको क्या करिए, ह्यूमन हेल्थ का जो मैंने एक पूरा दे रखा है उसको आप प्रिंट आउट कराइए, उसके बाद मलेरिया, टाइफॉइड, एड्स इनको आपने पीछे स्टेपलर करके लगा लिया है। देन आपने क्या किया है, आपने एनसीईआरटी मेरे से पढ़ी, अब आपका ये हो गया कि आपने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ ली है। जब आपका पेपर पास में आने वाला है तो आपको 4-5 वीडियो देखने का टाइम तो नहीं होगा, देन यू गो थ्रॉडली विद दैट नोट्स, उस नोट्स के साथ जाइए। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जब पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए कि जब टेलीग्राम पे आप मुझे बताएंगे मैं उस पर सेंड कर दूंगी, तो उसके प्रिंट आउट आप अपने पास रखिए, जो अगर आपको लग रहा है कि उसमें नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में वो चीज़ आई है और वो डिजिटल नोट में ऐड नहीं है तो उसको वहीं पे ऐड कर लीजिए, और ऐड करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट है उसमें छोटा सा आप स्टार मार्क कर लीजिए। जैसे ही आप स्टार मार्क ये सब कर लोगे तो आपको जब पढ़ने बैठोगे, जब पेपर के टाइम पे रिवाइज करने बैठोगे तो आपको हसल बसल नहीं होगी कि ये कहाँ से पढ़ूँ, ये एनसीईआरटी से रिवाइज करूँ, एनसीईआरटी के पन्ने पलट रहे, नहीं, एक जगह पे पूरा कंटेंट ले आइए। ह्यूमन हेल्थ का अलग से स्टेपलर रख लिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अलग से रख लिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा, ह्यूमन फिजियो का पूरा एक बंडल बना लिया।
देन जेनेटिक्स का अलग से बना लिया, इसका अलग से। तो कई बार उसको जब आप रिवाइज करेंगे और ऐसी चीज़ें मेरे नोट्स में इंक्लूड होती हैं जिनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके जब थ्रोली आपके आइज़ के सामने चलेगा तो वो आपका चलता रहेगा, ठीक है। वेट अ मिनट, एक काम है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। हाँ, सॉरी थोड़ा सा मेरा भी काम आ जाता है बीच बीच में, कॉलेज वालों का अलग ही चलता रहता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हाउ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन परफॉर्म, हाउ द क्या उसका क्राइटेरिया है, कैसे वो वर्क कर रहा है। नाउ इट्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, आपको उस चीज़ों से कैसे हाइजीन रहना है, कैसे प्रोटेक्ट रहना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। और मैंने और सारी बात आपको बता दी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मैं जल्दी डिजिटल नोट्स प्रोवाइड करूँगी अपने ही यूट्यूब चैनल बायो गर्ल स्टडी विद मी पे। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड प्लीज़ अगर थोड़ा सा आप यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, सो प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी जो भी चैप्टर आगे मैं लाने वाली हूँ वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, जिसकी वजह से आपको हेल्प होगा, ठीक है। सो या अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज, हमने बात करी कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, उसकी प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का कैसे हम कैसे हटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस की बात करेंगे। जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस की बात हम जो है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में करके आए, जो कि मैंने क्लास 12 का पहला चैप्टर अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है, NCERT लाइन टू लाइन। सो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कौन सी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं। एंड इनफर्टिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टाइम पे तो मतलब इनफर्टिलिटी के बिना नॉर्मल चीज़ें बहुत ही रेयरेस्ट ही मिल रही हैं। एवरीथिंग मतलब बहुत हैक्टिक हो चुका है इनफर्टिलिटी, और बिकॉज ऑफ वाई उसके भी रीज़न है कि इंसान का जो है वो लाइफ सही नहीं है, चीज़ें सेटल आउट नहीं है, किसी का स्ट्रेस ज़्यादा है तो नहीं हो पा रहा है, मतलब लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल। सो इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द introductory part of this chapter, and that is you have learned about the human reproductive system and its function in chapter 2. That's why human reproduction के बाद मैं आपको ये reproductive health पढ़ाने आई हूँ, क्योंकि दोनों ही कंबाइन
करते हैं, ठीक है। अगर एक साथ पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसी से क्लोजली रिलेटेड ये टॉपिक है, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? आप इस टर्म से क्या समझते हो? द टर्म सिंपली रिफर्स टू द हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द टर्म सिंपली रिफर टू द हेल्थी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद नॉर्मल फंक्शंस। ये जो टर्म है वो सिंपली ये बताता है द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विद द नॉर्मल फंक्शन, दैट इज योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हाउएवर इट इज अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एंड इंक्लूड द इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है, दैट्स वाई थोड़ा सा मैंने According to the World Health Organization WHO, World Health Organization के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है, हमारा जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहता है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि अगर आप वेल बीइंग हो पूरे तरीके से एक्सपेक्ट में रिप्रोडक्शन के, दिस इज़ व्हाट दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दैट्स मीन व्हाट इफ़ यू आर फिजिकली एंड इमोशनली एंड बिहेवियरली एंड सोशली आप जो है वो वेल बीइंग है, देन आपका मतलब है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आपकी अच्छी है। दैट मीन व्हाट, अगर आप इमोशनली भी स्टेबल नहीं हो देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं होगी। अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, बिहेवियर में इरिटेशन एंड ऑल है, तब भी नहीं होता। और सोशली भी इंसान जो है इरिटेट रहता है। सो आपका हेल्थ में भी आपने डिफिनीशन पढ़ी थी, WHO क्या बोल रहा था, आपको इमोशनली बिहेवियरली अगर आप सोशल वेलबींग हो तभी आप हेल्दी हो। अगर आप हेल्दी हो देन आपके, मैं ये सारे जो चैप्टर हैं वो कंबाइन क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत मैचअप करते हैं एक दूसरे से। एड्स वगैरह हम लोग ने किस में पढ़ा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में, यही अभी आगे चल के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में आएगा, यही पढ़ना है। तभी सब मैं लाइन से पढ़ा रही हूँ और सीक्वेंस में पढ़ा रही हूँ कि जो चीज़ मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊँ वो आगे ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। आपको बार बार वही सारी चीज़ें NCERT रिवाइज कराती है, बस उसको सीक्वेंस में पढ़ने की ज़रूरत है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ लोगे, इसमें सारी चीज़ें समझ आ जानी है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हुए हो, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। सो व्हाट, therefore a society with the people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among them in all the sex related aspects might be called the reproductively health। कि अगर हेल्थ की बात करी जाए तो ये सारी चीज़ें इमोशनली, फिजिकली, अगर आप सोशल वेलबींग अच्छे हो तो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी अच्छा होगा, ठीक है। वाई इट इज़ अ सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्यों ज़रूरी है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना, एंड व्हाट आर द मेथड टू टेक अप टू अचीव इट, और क्या मेथड है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी एक अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएँ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यही आपका चैप्टर ये आपका पूरा एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सो हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड द स्ट्रेटजी। अब किसी भी चीज़ को अगर आपको परफेक्ट करना है, आपको अपने आप को चीज़ में मेंटेन करना है, दैट मीन व्हाट, आपको पहले ये समझना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, देन आपको उसके लिए एक माइंड मैप क्रिएट करना है कि हाउ टू मैनेज ऑल द थिंग्स सो दैट सारी चीज़ें एक साथ आपकी मेंशन हो जाए, सारी चीज़ें आपकी लाइनअप पे आ जाए। तो आपको उसके लिए एक स्ट्रेटजी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी टाइम टेबल बना लिया है, नहीं, कि अपने आप को हाइजीन रखना है, 10 बजे मुझे हाइजीन होना है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू जस्ट, आपकी जो NCERT लिखेगी और आपको ये चीज़ खुद भी सीखनी है, लोगों को भी सिखानी है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे लोग बात नहीं करते, ठीक है। एंड यू आर अ जेनजी ब्रो, ठीक है, यू आर अ जेनजी, यू आर अल्फ़ा, दैट मीन अल्फ़ा यू आर नॉट, यू आर अ जेनजी। एंड जेनजी जो है वो बहुत खुल के बात करता है, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों पे नहीं है, हर एक टॉपिक पे जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है वो बैक ऑफ नहीं करते। सो इफ़ यू हैव दैट टाइप ऑफ एनर्जी एंड यू हैव दैट टाइप ऑफ ऑरा इन यू, सो यू शुड बी, आप खुद भी पढ़ो और लोगों को भी पढ़ाओ। जो चीज़ एजुकेशन सिस्टम नहीं पढ़ा पा रहा वो आप पढ़ाओ, आप समझाओ, बिकॉज आपका ये काम बनता है, आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो, ठीक है।
India was amongst the first country in the world to initiate the action plan and program at the national level to attain the total reproductive health as a social globe. Important है, इंडिया एक जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए एक्शंस लिए, प्लान्स बनाए, प्रोग्राम्स क्रिएट किए. तो फर्स्ट कंट्री में इंडिया आपकी आती है इस चीज़ों में. ठीक है. These program are called the family planning, और इन प्रोग्राम्स को क्या नाम दिया इंडिया ने? फैमिली प्लानिंग. वेर इनिशिएटेड इनटू द 1951, और ये 1951 में स्टार्ट किया गया. ठीक है. एंड वी periodically ascend over the past decade. Improved program covering wider reproduction related area are currently in operation under the popular name reproductive child health care RCH programs. So अगर हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया की, जो करेंटली ऑपरेशन किसके अंडर में है, पॉपुलर नेम है, दैट इज़ आपको ये याद रखना है. हो सकता है आपसे पूछे RCH प्रोग्राम का फुल फॉर्म क्या होता है. सो द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये आपका क्या है, इसका नाम है. और ये जो रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरिया है उनको करेंटली कौन ऑपरेट कर रहा है, दैट इज़ योर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर RCH प्रोग्राम कर रहा है. क्रिएटिंग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ये लोग अमंग द पीपल अबाउट द वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डअप द रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम. With the help of the audio, visible and printing media, governmental and non-governmental agencies has taken various steps to create awareness among the people about the reproduction related aspect. जैसे कि ऑडियो विजुअल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग मीडिया की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल भी हैं, वो लोग ऐसी एजेंसीज इस चीज़ पे वर्क कर रही हैं कि ह्यूमन को इस चीज़ की अवेयरनेस हो और वो रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को समझ पाएँ. इन चीज़ों पे एजेंसीज काम कर रही हैं. Parents, other close relative, teacher and friends also have a major role in the dissemination of the above information. ये लोग को भी मेजर रोल प्ले करते हैं. पेरेंट्स हैं, आजकल पेरेंट्स तो कोई नहीं बात करता है यार इन चीज़ों पे, टीचर कर देता है. फ्रेंड्स ज़्यादातर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हो जाती है. दैट इज़ अ सोशल लाइफ, सब कोई नहीं बता रहा. रिलेटिव तो क्या ही है, रिलेटिव पहले यही से जान छोड़ पाए कि तुम क्या कर रहे हो, इसी में बुद्धि अपनी खपा पाए तो वो कुछ तुम्हें नॉलेजेबल चीज़ें बताए. बट आपको ऐसा नहीं बनना है. अगर इफ़ यू नो, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हो तो आप ये सारे नॉलेज ऐसे हैं जिनको आप अपने अंदर कैरी करके नहीं रखना है. इसमें आपको अपनी सोसाइटी को भी बचाना है चीज़ों से. तो आपको, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, यू शुड बी, आप अपना नॉलेज दे सकते हो. अच्छी चीज़ है नॉलेज देना. ठीक है. Introduction of the sex education in schools should be also encouraged to provide right information to the young, so as to discourage child from the believing in myth and having the misconception about the sex related etc. एजुकेशन सिस्टम्स में भी यंग वंस को पढ़ाना चाहिए कि जो उनके माइंड में गलत गलत मिथ्स बन जाते हैं, मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव जो है सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में वो गलत मिथ बना लेते हैं, उनको क्लियर करना चाहिए, उस पर बातचीत करनी चाहिए. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए. एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, एडोलेसेंस में क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, इनको बताना चाहिए. एडोलेसेंस हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पूरा इस पर एक पूरा पैरा पढ़ा हुआ है. तो जिन्होंने वो वाला चैप्टर मेरे से पढ़ के आया होगा उसे पता होगा कि एडोलेसेंस क्या है और वहाँ पे क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है. एंड सेफ एंड हाइजीन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ STD पढ़ चुके हैं हम लोग, एड्स भी पढ़ चुके हैं. तो ये सारी चीज़ें अगर आप वो वाला चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ है नहीं. इसको बस आपको लाइन टू लाइन याद करना ही, आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है. आप याद पहले से कर चुके हो, समझ पहले से सब कुछ चुके हो. would help people and especially those in the adolescent age group to the lead to reproductive health life. अब जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ पढ़ के आया वो लिटरली क्या पढ़ना है तुम्हें, एडोलेसेंट पे एज पे स्पेशली क्यों देना चाहिए, क्यों क्या करना चाहिए, हम लोगों ने प्रॉपरली एक पूरे वीडियो में यही समझा हुआ है. अब जो इस लाइन को पढ़ रहा है और वो चैप्टर पढ़ के आया हुआ है उसके लिए नथिंग इज टू टफ, और उसको क्या ही याद करना है. एडोलेसेंस में ये चेंजेस आते हैं तो उन्हें ये सारी चीज़ें समझानी चाहिए, बतानी चाहिए, क्यों बतानी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. एजुकेटिंग पीपल
स्पेशली फर्टिलाइज कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, जैसे कि एजुकेटिंग पीपल एंड स्पेशली फर्टाइल कपल्स एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप अबाउट द अमरेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस। बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस भी अमरेबल हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, कैसे प्रेग्नेंट मदर की केयर करनी चाहिए वो पता होना चाहिए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, आफ्टर दैट जब बच्चा हो जा रहा है तो मदर की और चाइल्ड की कैसे जो है वो केयर करनी है वो आपको पता होना चाहिए। एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन एक, दैट इज़ योर, ये भी आपका पार्ट ऑफ लाइफ है और आपको पार्ट ऑफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए, ओके। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है पता होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल में होना चाहिए। पहले तो मतलब मेल का तो मतलब मेल है तो होता था कि सोसाइटी बहुत खुश हो जाती थी, फीमेल होती थी तो दुखी हो जाते थे, बट राइट नाउ ये सारी चीज़ें कम हो रही हैं, बट होनी भी चाहिए। एंड जब ये तभी कम होंगी जब आप ये सारी चीज़ों का नॉलेज लेके घूमेंगे और लोगों को बताएंगे। would address the importance of bringing up social conscious healthy family and desired size, awareness of problem due to the uncontrolled pollution growth, awareness कैसे प्रॉब्लम कैसे बढ़ती है जब अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है। सोशल इविल लाइक अ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स need to be created, enable people to think and taken up necessary step to prevent them and thereby बिल्डिंग आ सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। और जब हम इन सब चीज़ों पे थिंक आउट करेंगे, इन चीज़ों के लिए स्टेप उठाएंगे, उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम एक सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी को फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस वन। सक्सेसफुली अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड फिर से बोल रही हूँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है तो आपको बस पढ़ना है और कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको इसमें याद रखने, ज़्यादा कुछ याद रखने को है नहीं, आगे बहुत कुछ याद रखने को है। तो ऐसा नहीं है ये सोच लेना कि अरे ये तो रीडिंग चल रही है, अब रीडिंग वाला ही पार्ट है, अब नॉर्मल से बात है, इसमें क्या ही बता दूँ कि सोशल में आपको लोगों को बताना है, यही तो बताऊँगी और यही आपको याद रखना, और याद कुछ रखना ही नहीं है। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है। दैट्स वाई आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट मच। Sexual implementation of the various action plan to attain the reproductive health require strong interfactual facilities, professional expertise and material supports. They are the initial to provide a medical assistance and care to the people reproductions and related problem like a pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraceptions, menstrual problem, infertility. तो मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू द पीपल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉब्लम जो ये क्रिएट होती हैं उनमें प्रोवाइड होनी चाहिए। इम्प्लांटेशन ऑफ अ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ मोर इफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू द पीपल। स्टेशनरी एंड बैन ऑन द अमीनोसिंथेसिस, ये जो वर्ड है अमीनोसिंथेसिस दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में जो पहला आपका, वैसे तो ऐसे सोशल वर्क पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे आप एजुकेट करोगे, कैसे क्या करोगे, इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं। बट जो ये वर्ड है अमीनोसिंथेसिस, ये वर्ड अगर इसमें से पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन जरूर फॉर्म हो जाता है। अमीनोसिंथेसिस क्या होता है? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू द लीगली चाइल्ड इंक्रीजिंग मिनांस टू द फीमेल फोर्टिसाइड एंड मैसिव चाइल्ड, क्या होता था? अमीनोसिंथेसिस बैन कर दिया गया। लीगली ये करेक्ट नहीं है, इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि लोग क्या करते थे कि बच्चे जब पेट में ही होता था तो उसका क्या करते थे, अमीनोसिंथेसिस करा लेते थे। अमीनोसिंथेसिस इन द मीन्स कि वो सेक्स पता कर लेते थे। अगर उन्हें पता चलता था कि फीमेल फोर्टिसाइड फीमेल है तो वो उसका एबॉर्शन करा देते थे। तो इस चीज़ को बैन कर दिया गया है कि आप डॉक्टर को जो है वो डॉक्टर को अलाउड नहीं है कि वो बेबी ऑफ अ सेक्स बताएं, ठीक है। इन अमीनोसिंथेसिस सम ऑफ द amniotic fluid of the developing fetus taken to analyze the fetal cells and dissolve substances। अमीनोसिंथेसिस में क्या होता है कि कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जो है डेवलपिंग फीटस से लिए जाते हैं और एनालाइज किया जाता है फीटल सेल्स को और डिजॉल्व सब्सटेंसेस को। दिस प्रोड्यूसर इज यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जो अमीनोसिंथेसिस होती है इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि उसमें सेक्स पता चल जाता है, और अगर वो पता कर दो और इतना एजुकेटेड पीपल नहीं होता है या
कुछ भी होता है तो उनको बता देते हैं फीमेल है। तो कभी कभी पहले की जो चीज़ें थी आज भी कहीं कहीं पे चलता है कि फीमेल पता चल जाती है तो जो है मदर को गलत तरीके से ट्रीट करने लग जाया जाता है। तो इस वजह से अमीनोसिंथेसिस को रोक दिया गया। लेकिन अमीनोसिंथेसिस उसी के साथ साथ बहुत अच्छा काम भी करती है। वो जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगा लेते हैं, डाउन सिंड्रोम को पता उसी में लगा लेते हैं, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, जो इस तरीके की जो आपकी डिसीजेस होती हैं लोगों में, इन सारी चीज़ों को ये पता लगा लेते हैं। या ये हीमोफीलिया, सिकल सेल, डाउन सिंड्रोम, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो है एक अमीनोसिंथेसिस जो है बहुत सारी अच्छे भी काम, पॉजिटिव, हर एक चीज़ का पॉजिटिव वर्क भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो अमीनोसिंथेसिस का पॉजिटिव काम ये है कि डाउन सिंड्रोम हो गया, सिकल सेल, हीमोफीलिया, इन सब चीज़ों को ये बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर लेते हैं। और वो बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रोथ हो रही है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं सारी चीज़ें चेक हो जाती है। बट एक जो सेक्स वाली प्रॉब्लम आती है इस वजह से इसको बैन कर रखा है। बैन इन द सेंस डॉक्टर इसको परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ द नोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर, बट वो सेक्स ऑफ ये सब डिस्कस नहीं करते पेरेंट्स से। Research on the various reproduction related area and encourage and support by the governmental and non-governmental agencies to find out the new method and or to improve upon the existing ones. Research on the various reproductive related areas and encourage the support by the governmental and non-governmental agencies to find out the new method को find करते हैं, improve करते हैं existing ones को. Do you know that the सहेली a new oral contraceptive of the female? ये सहेली जो है वो बहुत पूछी जाती है और ये कहाँ है, इसका ये कहाँ डेवलप्ड हुई, क्या इसका वर्क है, बहुत पूछा जाता है। तो पहला आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे बन रहा है दैट इज़ योर अमीनोसिंथेसिस, जिसको हमने हिंदी में अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से समझा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सेकेंड टॉपिक जो आपका इम्पोर्टेंट आ रहा है दैट इज़ योर सहेली। सहेली भी इम्पॉर्टेंट है इसमें का कि ये एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए जो कि वॉज डेवलप्ड, बहुत पूरी जाती है कि ये कहाँ डेवलप बाय द साइंटिस्ट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन CDRI इन लखनऊ में ही इसका इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो सहेली है उसको कहाँ इन्वेंट हुई थी, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन CDRI में, इंडिया। Better awareness about the sex related matters and increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to the discarnatal and infant mortality rate, increased number of couples with a small family, better detection, cure of STDs and overall increased medical facilities from all the sex related problems all indicate improved reproductive health of the society। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए किससे, सेक्स रिलेटेड मैटर से, नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरी से, पोस्ट नेटल केयर कैसे करनी है, कैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है उसको मेंटेन करके चलना है, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स, स्मॉल फैमिली रखना है, इन चीज़ों से अवेयर कराना है लोगों को, ठीक है। एंड सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, STDs, उनसे कैसे आपको बच के रहना है, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों का अगर आप अवेयरनेस फैलाएंगे तो जो है वो आपका जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी है वो इम्प्रूव होगी और अच्छे मेंटेन होकर चलेगी। सो वेट अ मिनट। सो इन अ नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ योर इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड एक अपना जो है वो टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है। कल मैं आपको लाऊंगी ये आपका इससे तो समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ पे बात करी जा रही है, अवेयरनेस होनी चाहिए। सबसे आपको दो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आए, एक अमीनोसिंथेसिस आया जिसमें सेक्स ऑफ द बेबी नहीं बताया जाता है, बैन है, और एक आपका आता है कि CDRI लखनऊ एंड सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है वो लखनऊ में सहेली इन्वेंशन हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बोर्ड्स में देखने को मिल जाते हैं कि कैसे आप लोगों को अवेयर करेंगे इन चीज़ों को लेके, कैसे क्या करना चाहिए, क्या जैसे कि फैमिली, स्मॉल फैमिली रखनी चाहिए, हाइजीनिक रहना चाहिए, STD एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, अमीनोसिंथेसिस के पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में डिस्कस करी है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें और हम कल मिलेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के साथ। आप मेरा
इसका नेक्स्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा, मैं इसको पूरा याद कराने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती तो मैं इसको इसी लेक्चर में कवर कर देती, बट ये वाला जो आपका पैरा है, अभी तक आपको ऐसा इस लेक्चर में फर्स्ट वाला लेक्चर देख के लगा होगा कि इसमें कुछ तो नहीं था, रीडिंग हो गई, वो रीडिंग पार्ट ही था। लेकिन यहाँ से जो आपका स्टार्ट हो रहा है, आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन आपको नेचुरल, देन आपका विड्रॉल, क्वाइटस इंटरप्शन, लैक्टेशनल एमोरिया, बैरियर, कॉन्डोम्स, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, क्या एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे बहुत याद करने की ज़रूरत है। पिल्स जो हैं वो कैसे वर्क करती हैं, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है और बहुत डिटेलिंग टॉपिक, यहाँ पे याद करना है, यहाँ से कई सेक्शन फॉर्म जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इतना हसल बसल में ना पढ़ाऊँ, अच्छे से वो टॉपिक को मैं कवर करूँ। सो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट मी। एंड अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आ सकते हैं या आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। जितना मेरे से हेल्प हो पाएगी मैं करूँगी। थैंक यू सो मच।